Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in this video we're going to study about the transport in the plant. So ये जो चैप्टर है वो तो बहुत बड़ा है बट मैंने इसको बहुत ही कम टाइम में कंसाइज करके मैंने ये वीडियो को बनाया है ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में इजी हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीप्स वो पार्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फ्यूजन के थ्रू होता है। यानी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है जैसे एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना, तो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्लांट के एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट में जाना हो तो ऐसे में मस्कुलर टिश्यू हेल्प करते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर एंड मिनरल को। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो ट्रांसलोकेशन इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फूड थ्रू फ्लोएम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट। यानी फूड के ट्रांसपोर्ट करना एक प्लांट के एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट तक थ्रू फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब आते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आइए देखते हैं। डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। नो एनर्जी रिक्वायर्ड, स्लो प्रोसेस होता है, नॉट डिपेंडेंट अपॉन लिविंग सिस्टम। फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, टेम्परेचर एंड प्रेशर है। यानी टेम्परेचर और प्रेशर उस इन्वायरमेंट का जहां पे ये डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है। आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसमें भी कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पोरिन्स पाए जाते हैं, वो भी एक मेम्ब्रेन प्रोटीन का एग्जांपल है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को इसलिए लाया गया कि कुछ जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन जो अपने नेचर अलग होने के कारण इजिली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उनको प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप होता है। वाटर चैनल्स में 8 एक्वापोरिन होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यूनिपोर्ट, एक मॉलिक्यूल एक साइड जा रहा है तो सिम्पोर्ट, दो मॉलिक्यूल एक साइड जा रहे हैं सिम्पोर्ट, और साथ में अपोजिट जा रहे हैं, दो मॉलिक्यूल जा रहे हैं बट एक दूसरे के एंटी जा रहे हैं तो एंटीपोर्ट। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि कौन सा एंटीपोर्ट है कौन सा सिम्पोर्ट है, तो उसमें आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं तीनों जो है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक कंपैरिजन करने के लिए। तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगती तो नो। स्पेसिफिक होता है, नहीं स्पेसिफिक नहीं होता है। अपहिल, अपहिल यानी कि जैसे ये कम अमाउंट है और हमको ज्यादा अमाउंट के पास जाना है, तो यहाँ से ऊपर जाना है तो ये अपहिल, यानी कि ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है, नहीं, तो इसमें नो। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नो। एनर्जी रिक्वायर्ड एंड फैसिलिटेड नो। स्पेसिफिक होता है हाँ, क्योंकि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए किया जाता है तो स्पेसिफिक होता है। अपहिल नहीं, इसमें भी हाई से लो आता है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन यस। और एक्टिव ट्रांसमिट में तो एनर्जी भी लगती है, स्पेसिफिक भी होता है, अपहिल भी होता है क्योंकि लो से हाई जाता है, और ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी होता है। तो इस टेबल को आप लोग जरूर एक बार देख के जाइएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। अब प्लांट और वाटर में क्या रिलेशन है, प्लांट वाटर से कैसे बेनिफिटेड है, या वाटर का क्या यूज है प्लांट में, वो सब। तो पहला तो ग्रोथ के लिए, फिर मीडियम फॉर रिएक्शंस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्लांट में भी चलता है तो उसमें एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं, तो मीडियम चाहिए तो वाटर ही मीडियम है। अब आइए थोड़ा ये कुछ देख लेते हैं। वाटर पोटेंशियल, साई डब्ल्यू इसका सिंबल है। सॉल्यूट पोटेंशियल, साई एस सिंबल है। प्रेशर पोटेंशियल, साई पी सिंबल है। वाटर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल का होगा उतना ही वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। इफ नो एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाइड देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो। अब कुछ रिलेशंस हैं, जैसे कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, हम आगे ऐसे देखेंगे। फिर डीपीडी होता है माइनस ऑफ साई डब्ल्यू, ओपी होता है माइनस ऑफ साई एस, और टर्गर प्रेशर टीपी यानी कि साई पी। ओपी यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल, डीपीडी यानी कि
डीपीडी मेनली डिमांड ऑफ वाटर को डिनोट करता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। अब जैसे सॉल्यूट पोटेंशियल विल बी ऑलवेज नेगेटिव, मोर सॉल्यूट लेस विल बी सॉलिड पोटेंशियल, यानी कि अगर सॉल्यूट पोटेंशियल किसी का ज्यादा है तो समझ लीजिएगा कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम है। आइए क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। जैसे ये दो बीकर दिए हुए ए और बी, तो ये मैंने पहले से लिख के रखा है। आपको बताना है कि साई डब्ल्यू यानी कि वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा। तो वाटर पोटेंशियल ये जो है, ये जो आपके ये डॉट डॉट दिखा रखे हैं, ये सॉल्यूट है। तो वाटर पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा, जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे जो फ्रीली मूवमेंट कर रहे होंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ ज्यादा होंगे, जो फ्रीली मूव कर रहे हो, जहां सॉल्यूट कम होगा। तो यानी कि वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो ए का। अब सॉल्यूट पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो ऊपर ही लिख रहा है कि मोर सॉल्यूट लेस सॉल्यूट पोटेंशियल। तो यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, तो किसका ज्यादा है, तो ए का सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर मूवमेंट मूवमेंट वो होगा ए टू बी। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो काम आता है। फिर आइए ओपीटीपी में देखते हैं। जैसे ये दो सेल दिया हुआ है, एक सेल है ए, दूसरा सेल है बी। तो इस सेल का ओपी यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल 5 है और टीपी है 2। इस सेल का टीपी है 2, ओपी है 3। तो हमें क्या बताना है कि वाटर मूवमेंट विल बी, वाटर मूवमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले हम, ये एक फॉर्मूला होता है डीपीडी यानी कि डिमांड ऑफ वाटर निकालने का, ओपी माइनस टीपी। ओपी माइनस टीपी यानी कि अब हम ए सेल की बात करें तो ओपी कितना है, ए का 5, टीपी है 2, डीपीडी कितना गया 3। बी की बात करें तो ओपी कितना है 3, टीपी कितना है 2, तो डीपीडी कितना आ गया 1। तो ए का डीपीडी हो गया 3, बी का हो गया 1। तो डीपीडी का मतलब होता है डिमांड ऑफ वाटर। इसमें 3 डिमांड है, इसमें 1 डिमांड है। तो कहाँ डिमांड ज्यादा है, ए में। कहाँ कम है, बी में। तो पानी कहाँ जाएगा, बी से ए। वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये सब आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। डिफ्यूजन ऑफ वाटर को ऑस्मोसिस बोलते हैं, इतना याद रखिए, सिंपल। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो पहला जैसे एक बीकर बनाया हुआ है, उसमें एक सेल को रखा गया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेल का कंसंट्रेशन और इस बीकर का कंसंट्रेशन दोनों बराबर है। तो ये सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर नॉट सीन, तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। जबकि वही बात करते हैं सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में कंसंट्रेशन ऑफ सेल ज्यादा है। क्योंकि ये आप इस फिगर को देख के बता सकते हैं कहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन कम है। तो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। तो यहाँ क्या होगा कि वाटर का मूवमेंट अब कहाँ होगा, तो वाटर का जो मूवमेंट होता है हमेशा होता है हाइपो टू हाइपर, हाइपो टू हाइपर। यानी कि इधर देखो सॉल्यूट कम है, तो सॉल्यूट कम है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो पानी बाहर से सेल के अंदर जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। और लास्ट वाला जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो है कंटेनर का ज्यादा है और इस सेल का कंसंट्रेशन कम है। तो सेल क्या है, हाइपोटोनिक, और ये कंटेनर का कंसंट्रेशन क्या है, ये हाइपोटोनिक। तो अब क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा। एक्सोस्मोसिस यानी कि सेल से वाटर बाहर निकलेगा, मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, और सेल श्रिंक कर जाएगा और सेल वॉल जो है अवे फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। जैसे हम लोग अंगूर को किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देंगे तो वो किशमिश बन जाता है, यानी कि वो श्रिंक कर जाता है। लेकिन जब दोबारा हम उसी अंगूर श्रिंक किशमिश को दोबारा से अगर हम नॉर्मल वाटर में रखेंगे तो फिर से वो स्वेल कर जाता है, तो उसको बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। श्रिंक हुआ तो प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन से अवे चला जाता है, तो प्लाज्मोलाइसिस। और दोबारा से रख देंगे तो डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, तो वापस से शेप अपना रीगेन कर लेगा। तो ये था ऑस्मोसिस। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रूट प्रेशर।
रूट हेयर एब्जॉर्ब द वाटर एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप। रूट प्रेशर जो डेवलप होता है, क्योंकि जो रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, तो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है। ठीक है, क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है। अब ये जो प्रेशर होता है, क्योंकि ये कूलिंग प्रेशर है तो ये पॉजिटिव है। इसी प्रेशर के कारण एक प्रोसेस देखने को मिलता है प्लांट में जिसको बोलते हैं गटेशन। गटेशन होता क्या है? तो आपने जब आप आपके आसपास जो पौधे होते हैं, जब आप सुबह उठते होंगे, ऐसे तो स्टूडेंट कभी सुबह उठते नहीं है 6-7 बजे के आसपास धूप से पहले, तो जब आप धूप से कभी पहले उठिएगा तो आपके अगर आसपास प्लांट्स होंगे तो उनके लीफ पे जाके देखिएगा, वाटर ड्रॉपलेट दिखेंगे आपको। तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं उनके लीफ पे या एरियल पार्ट्स पे ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट वाटर दिखते हैं आपको ड्रॉपलेट के फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। गटेशन का अगर डेफिनेशन देखें तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिप्स एंड द एरियल पार्ट्स इन फॉर्म ऑफ द लिक्विड। इट इज सीन इन लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में भी और लेट नाइट में भी आप देख सकते हैं। तो ये होता है गटेशन, जब रूट प्रेशर एक्सेस ऑब्जॉर्व कर लेता है ना प्लांट में, तब ये गटेशन देखने को मिलता है। तो जाके देखिएगा जरूर सुबह उठ के। तो चलिए ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इट अकर्स थ्रू द लीव्स इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ड्यू टू अ ट्रांसपिरेशनल पूल। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जो कि वाटर को वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में निकलता है। वाटर वेपर्स के फॉर्म में प्लांट के लीफ से, मेनली स्टोमेटा से निकलता है। तो ट्रांसपिरेशनल लॉस सुना होगा, वाटर का लॉस। तो इसके ट्रांसपिरेशनल पुल के लिए एक थ्योरी है, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। कोहेशन का मतलब क्या होता है कि कोहेशन का मतलब आपस में दोनों सेम मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन। तो वाटर के एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है कोहेशन में। टेंशन यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल उस कॉलम वाटर कॉलम के वॉल से अटैच होती है। तो इन दोनों प्रोसेस से एक वाटर कॉलम जनरेट होता है प्लांट के अंदर, जो कि वही वाटर कॉलम जो जनरेट होता है प्लांट के अंदर वो ट्रांसपिरेशनल पुल का फॉर्मेशन करता है। और वो ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है ये वाटर कॉलम को मेंटेन करती है। टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन प्लांट इस थ्योरी को लाया गया था। ठीक है, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। कोहेशन का मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल लगा आपस में अट्रैक्शन। टेंशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का प्लांट के जो अंदर जो वेसल्स है उनके वॉल से अटैचमेंट। तो ये दोनों की मदद से एक वाटर का कॉलम बनता है प्लांट के अंदर, जिससे ऊपर पानी चढ़ता है और लॉस होता है। तो ये है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो पहले आते हैं फैक्टर क्या क्या हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। विंड वेलोसिटी। अब विंड वेलोसिटी कैसे ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करती है? जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है, वहां से ट्रांसपिरेशन हो रहा है और इन्वायरमेंट में हवा तेज चल रही है। तो लीफ के जहाँ ओपनिंग है स्टोमेटा से, जहाँ जो वाटर वेपर निकल रहे हैं वहां पे हवा बहुत तेज है। तो जैसे ही एक वाटर का वेपर निकला, हवा आई और वो वहां से चला गया। तो फिर दूसरा निकलेगा, फिर हवा आई वो चला गया। तो जितनी तेज हवा होगी उतना ही ट्रांसपिरेशन मोर होगा। तो विंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यानी कि विंड का वेलोसिटी जितना होगा ट्रांसपिरेशन उतना होगा। अब जैसे हम बात करें, अगर मान लीजिए कि विंड की वेलोसिटी नहीं है, तो जैसे एक वाटर का वेपर निकला वो वही है अभी तक, क्योंकि हवा है नहीं तो वो पास होगा नहीं। तो अब जो दूसरा निकलेगा जब वो वहां से हट जाएगा तब निकलेगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन उस टाइम स्लो होगा। लेकिन अगर विंड वेलोसिटी ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पास होते जाएंगे। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे? तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगा तो वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज ज्यादा होगा। तो ये भी टेम्परेचर भी ट्रांसपिरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि एयर में मॉइस्चर का होना। जब उसमें पहले से ही मॉइस्चर है, नमी है हवा में, तो ये जब ट्रांसपिरेशनल जो वाटर है वाटर वेपर ये जब जाएगा एटमॉस्फेयर में तो वहां और अमाउंट बढ़ जाएगा। तो पहले से वहां ज्यादा है और से नीचे से और भी ज्यादा ज्यादा निकल रहा है ट्रांसपिरेशन को।
तो ये वहां एक्युमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट स्लो हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली यानी कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन कम, ह्यूमिडिटी ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन कम। तो ये लॉजिक है। तो आपने फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा, आई होप। अब आते हैं एडवांटेज, क्या फायदा है इसका। ऐसे तो जनरली में देखा जाए तो प्लांट से वाटर का लॉस ही हो रहा है, बट इसके भी कुछ फायदे हैं। मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ अ सेल, क्योंकि ज्यादा वाटर स्वेल कर जाएगा, कम हो जाए तो श्रिंक हो जाएगा, तो सेल के शेप एंड साइज को मेंटेन करना। ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि कॉलम को बनाए रखना। मिनरल का ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जब वो कॉलम है तभी नीचे से मिनरल जा रहा है ऊपर वाटर के थ्रू। और एक सबसे बड़ा काम है कूलिंग इफेक्ट करता है, 10 to 15 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देता है, ताकि जैसे कहीं ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हो गया, वहां ट्रांसपिरेशन भी होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा, तो अपने आप ही प्लांट का टेम्परेचर कम हो जाएगा और उसके जो एंजाइम है नॉर्मल टेम्परेचर में अच्छे से काम कर सकेंगे। मिनरल का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिवली होता है, क्योंकि मिनरल मोर होते हैं रूट में इन कंपैरिजन टू सोइल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्बिबिशन, इम्बिबिशन क्या है कि सॉलिड एंड कोलॉइड ऑब्जॉर्ब द वाटर्स एंड बिकम स्वेल। जैसे वाटर को ऑब्जॉर्ब करके और वो स्वेल कर जाते हैं। एग्जाम्पल्स आप समझ गए, जैसे कि एग्जाम्पल है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो सीड भी क्या करता है कि मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करता है और वो स्वेल कर जाता है। स्वेल करने से जिसके कोटिल्डोन ऊपर जो है वो क्रैक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और अंदर से वो प्लांटलेट निकलता है। तो इम्बाइबेशन जो है सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। और पुराने टाइम्स में पहाड़ों को तोड़ने में इम्बाइबेशन का यूज करते थे। जैसे लकड़ी, जैसे दो पहाड़ है, दो पहाड़ के बीच एक उड़ लगा दी लकड़ी, और रोज लकड़ी के ऊपर पानी डालते थे। पानी डालने से क्या होता था कि वो लकड़ी जो ना स्वेल हो जाता था, धीरे 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 वो स्वेल होके, तो दोनों जो पहाड़ जो था वो डिस्टेंस दोनों, क्योंकि वो बीच में लगाया हुआ है, जब ये स्वेल करेगा तो डिस्टेंस ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो वो क्रैक्स आ जाते थे। तो पहाड़ों को तोड़ने में इसका यूज किया जाता था ओल्ड टाइम में। अब ट्रांसपोर्ट जो है एपोप्लास्टिक भी होता है, सिम्प्लास्टिक भी होता है। एपोप्लास्टिक जो है वाटर फ्लो थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस से वाटर फ्लो करता है, कोई बैरियर नहीं मिलता, नो बैरियर एज इट डज नॉट क्रॉस एनी सेल मेम्ब्रेन। फास्ट प्रोसेस होता है, कोई बैरियर नहीं है तो फास्ट प्रोसेस। सिम्प्लास्ट है, इस क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन, स्लो प्रोसेस होता है। बैरियर प्रेजेंट, कंटेन सुबेरिन एंडोडर्मिस में, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। सुबेरिन जो है वाटर को इम्परमिएबल है, वह क्या है, वाटर इम्परमिएबल। तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोग अच्छे से याद रखें, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकोराइजा, माइकोराइजा एक एसोसिएशन है फंगस और हायर रूट ऑफ प्लांट। हायर रूट ऑफ प्लांट यानी मेनली जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म मैंने बताया था। तो फंगस क्या करता है कि ऑब्जॉर्व करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम सोयल, और जो प्लांट है वो प्रोवाइड करता है शुगर टू द फंगस एज अ फूड। एग्जांपल में पाइनस, पाइनस के जो रूट्स में ये होते हैं। फिर आते हैं मोबाइल एलिमेंट। मोबाइल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जो मूव फ्रॉम ओल्डर पार्ट टू द यंगर पार्ट व्हेन ओल्डर पार्ट, जब ओल्डर पार्ट डाई हो जाता है प्लांट में, तो उसके मिनरल्स जो है न्यू पार्ट में चले जाते हैं। तो जो मिनरल चले जाते हैं उसको बोलते हैं मोबाइल एलिमेंट। तो चलिए इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। अभी क्या चाहिए आपको, सिलेक्शन। या आपके घर वाले को क्या चाहिए, आपके मम्मी को, पापा को, चाचा को, नाना को क्या चाहिए, सिलेक्शन। तो उसी से ट्रिक है, NPK मांगे S, मांगे S मतलब नाना पापा काका मांगे सिलेक्शन। तो NPKS मैग्नीशियम और सल्फर, ये जो है मोबाइल है, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चले जाते हैं। और इमोबाइल एलिमेंट होते हैं कैल्शियम और सल्फर। सल्फर मेनली दोनों होता है, कैल्शियम और सल्फर, तो इमोबाइल होते हैं। ये सल्फर मेनली दोनों में होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी है, तो मेनली कैल्शियम, और कैल्शियम जो है इमोबाइल है। चलिए आगे चलते हैं। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस है ये मंच ने दी थी। यूज फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर थ्रू फ्लोएम, और फ्लोएम के थ्रू शुगर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इस हाइपोथेसिस से समझाया गया था। और फ्लोएम का मूवमेंट जो होता है वो बायलेटरल होता है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले
सोर्स यानी वैसा पार्ट, प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता हो, शुगर का फॉर्मेशन होता। तो फोटोसिंथेसिस सोर्स में हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। अब ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन सुक्रोज में हो जाता है, ग्लूकोज से कन्वर्ट सुक्रोज होता है। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होगा सर ग्लूकोज का फॉर्मेशन सुक्रोज में क्यों होता है? तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन सुक्रोज में होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमको इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है डिफरेंट पार्ट्स में। तो इसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि मेटा यूज ना हो, रिएक्ट ना करे, इनर्ट हो, रिड्यूसिंग ना हो। तो वो शुगर है सुक्रोज। तो पहले सुक्रोज में हम कन्वर्ट कर देंगे, और जैसे ही सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ, इसको हम लोग एक्टिवली फ्लोएम में लोड करते हैं। लोडिंग होता है मतलब अपने आप होता है, हम लोग नहीं करते हैं। तो ये सुक्रोज जो है फ्लोएम में लोड होता है, फर्स्ट कंपेनियन सेल में, देन सिव ट्यूब में। अब लोडिंग हो गया, लोडिंग जो है एक्टिव प्रोसेस है। अब इस जब ये लोडिंग हुआ, इसमें जब सुक्रोज लोड हो गया, तो बगल में ही फ्लोएम के जाइलम होता है, जाइलम से वाटर अंदर आएगा, जाइलम से वाटर आएगा फ्लोएम के अंदर, जिसके कारण इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ने के कारण अब ये अनलोड होगा, जो सुक्रोज है अनलोड होगा सिंक पे, यानी कि जो प्लांट का वो पार्ट जहाँ फूड की जरूरत है, तो एक्टिवली अनलोड होगा, तब फिर फ्लोएम का ओपी नॉर्मल आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण मूवमेंट हो रहा है, इसलिए प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। तो इसी प्रोसेस से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझने में हेल्पफुल हुआ। अच्छा तो क्या, पढ़ाई तो किसी को अच्छी नहीं लगती, तो अच्छा तो बोल नहीं सकते कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो आई होप इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हो, और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।